हेलो फ्रेंड्स, सब लोग बिल्कुल कुशल मंगल है। गुड, चलिए अच्छी बात है। तो बच्चे, आज की क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको करने हैं और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये वैसे तो आपको सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं जरा देना चाहूँगा कि वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटर अपार्ट फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, and they are known as spherical capacitor and cylindrical capacitors. Spherical capacitors, spherical capacitor में क्या है, बहुत सीधी सी बात है। देखो, मेरे पास ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है जिसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। उसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे होता है। अब मैं क्या करूं कि मैं एक तो बना लूं इसका सर्कल और एक बना लूं इसका, बेसिकली दोनों के स्फेयर बना लूं। इस प्लेट को भी घुमा के एक स्फेयर और इस प्लेट को भी घुमा के एक स्फेयर, तो स्फेयर के ऊपर एक और स्फेयर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव प्लेट थी, अगर मैं इसको घुमा के एक स्फेरिकल शेप बनाऊं या स्फेयर बनाने की कोशिश करूं, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये था मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, और जो अंदर वाली प्लेट थी ये नेगेटिव वाली। ठीक है, इसको अगर मैं घुमा दूं ऐसे करके स्फेयर बनाऊं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली उन्हीं दोनों प्लेट्स को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव प्लेट मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, इसको ऐसे घुमा लिया, इसको ऐसे घुमा लिया, तो फिर क्या होगा, आपका स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव इसके सामने सामने। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, बस अंदर क्या है, उसकी शेप डिफरेंट है। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? इफ स्मॉल a is the radius of inner sphere and small b is the radius of outer sphere, तो फिर फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है किसको बोलते हैं, ठीक है। ab और b माइनस a, जो ab था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और वैसे भी ये टॉपिक भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपके काम आएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए होता है। फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन सी चीज जो आप यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इस तरीके का है, बिल्कुल सेम तरीका है। ये पॉजिटिव प्लेट मान लो, इसको नेगेटिव प्लेट मान लो यहाँ पे, तो अगर मैं इसका एक सिलेंडर बना लूं, फिर इसका एक सिलेंडर बना लूं, एक दूसरे के अंदर इसको डाल दूं, तो क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट मेरे पास ये आ गई, ये पॉजिटिव है बाहर का, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके इंटीरियर में आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, और जो अंदर एक छोटा सिलेंडर है उसके एक्सटीरियर में आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इस तरीके से कैपेसिटेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। एंड द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज C is equal to 2 pi epsilon naught L। L is the length of cylinder, ठीक है। log base E, जिसको हम LN भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग, log base E B upon A। B का मतलब रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर एंड A is the radius of inner cylinder, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। वहां पे ऐसी चीज आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। आज कुछ बहुत बढ़िया पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ना है, और जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आने वाला है, प्लस इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं। Now we have capacity of parallel plate capacitor. Capacity of parallel plate capacitor with conducting slab, with conducting slab with thickness T less than D। ये एक बड़ा सा टॉपिक हुआ। क्या टॉपिक था? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब विद थिकनेस T लेस देन D। अब क्या है ये कंडक्टिंग स्लैब का मतलब पता है क्या होता है? कंडक्टर किसको बोलते हैं? जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसकी एक स्लैब। स्लैब का मतलब क्या होता है? जैसे क्यूबॉइड होता है, ठीक है। इस तरीके की किसी एक चीज को आप कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, और कैसी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपके सिलेबस में है तो इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं इसका। ध्यान रखो कि मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, बहुत ढंग से डायग्राम समझना, डायग्राम में टेक्निकलिटीज है बहुत सारी।
सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मली कैपेसिटर को हम ऐसे बनाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे बताया था मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस इसको मैं ऐसे ना बना के ऐसे बना रहा हूं, ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन नॉर्मली बुक्स में आप देखेंगे तो आपको इजी लगेगा अगर आप बुक से इसको रेफर करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तो इधर से अगर पॉजिटिव चार्ज था तो बेसिकली यहां प्लेट पे पॉजिटिव आ गया और यहां नेगेटिव, पता लग रहा है। जो वर्टिकल था बस उसी को घुमा के मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और कोई चेंज नहीं, ठीक। दिस इज व्हाट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आपको पता है कि इसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ओके। अब क्या किया हमने, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब ले आए। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब होता है कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्यूबॉइड ले लिया हमने, मान लो कॉपर का, और वो हमने यहां पे लगा दिया। तो अब क्या होता है, जैसे ही कॉपर को इसके अंदर रखोगे या मेटल को इसके अंदर रखोगे तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर इंडक्शन के थ्रू अपोजिट चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके यहां आएगा नेगेटिव बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, अट्रैक्ट होके। जैसे यहां पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके यहां नेगेटिव आया, ऐसे इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके यहां आएगा पॉजिटिव इसके इस वाले पार्ट पर। फिर चार्ज तो सरफेस के ऊपर आ गया, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। और वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है क्योंकि चार्ज सरफेस पर आता है बाहर की ओर। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, यहां भी पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ढंग से समझते रहना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो इसलिए है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज था बाहर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम लूंगा ई नॉट, और नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट ही है, दोनों चीजें सेम है। यानी कि इन दोनों में और इसमें क्या फर्क है, ये दोनों के दोनों खाली जगह हैं, जो खाली पोर्शन बचा हुआ है, और ये कौन सा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा मेटल है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन यहां जो खाली जगह है जहां पे एयर हो सकती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई नॉट बोला। व्हाई इट इज ई नॉट, ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ द कंडक्टर। अब देखो बच्चे, दिस इज ई नॉट, दिस इज ई। अब क्या आता है, मैं मान लेता हूं कि द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। अब देखो, ये तो डायग्राम था, और जरा यहां समझो, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जब मैं इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब, एक कंडक्टर लेके आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब विद थिकनेस T लेस देन T। जब थिकनेस T लेस देन D का इसके अंदर कंडक्टर लाओगे, T लेस देन D का मतलब देखो T कितना है, सिर्फ इतना सा है, D कितना है, इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली T छोटा हो गया ना, T तो इतना है, D इतना बड़ा है, तो T इज लेस देन D। तो इस केस में कैपेसिटी कितनी आएगी, उसको ढंग से सुनिए। अब मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको कि कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास कैसे था। हमारे पास कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमारे पास होता है E इंटू डी। सही लिखा है मैंने, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr वाले फॉर्मूले से इसको लिखा है मैंने, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये फॉर्मूला हमको बेसिकली लगाना है, और यही फॉर्मूला याद करिए कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कोर्ड कैपेसिटर, उसके फॉर्मूले को डेरिवेशन करने के लिए भी V इज इक्वल टू हमने E टू D लगाया था। और बाद में क्या किया था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V के फॉर्मूले में उस V को पुट कर दिया था, तो कैपेसिटेंस निकल गई थी। ऐसे ही करना है यहां भी, ठीक है। ढंग से देखते रहना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक ढंग से समझोगे तो नेक्स्ट समझ में आएगा। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे पास V इज इक्वल टू
फॉर्मूला होता है E इंटू डी, लेकिन E दो तरीके के हैं, एक तो है मेरे पास E नॉट और एक है E। तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पोर्शन पे काम कर रहा है वो थिकनेस है कितनी, वो जगह कितनी बची, पूरा यहां से यहां तक D था, इतना पोर्शन T है, तो खाली जगह कितनी बची है, खाली जगह बची है D माइनस T। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो इतनी जगह पे वर्क करता है D माइनस T पे, प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था E, और वो कितनी जगह पे वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिर्फ T सरफेस के ऊपर वर्क कर रहा है, T थिकनेस पे वर्क कर रहा है। तो क्या ध्यान रखना है, बिकॉज वी हैव टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट एंड E। E नॉट वर्क करता है जो खाली जगह बची है वहां पे, और वो खाली जगह कितनी है, पूरा D था, इतना T था, तो बचा कितना D माइनस T। तो D माइनस T जगह के ऊपर, इतनी रीजन के ऊपर E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, और T रीजन जहां पर है, यानी T जहां थिकनेस है, वहां E वर्क करता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, E नॉट D माइनस T प्लस E कितना है हमारे पास, 0। ध्यान रखना ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, हमने दोनों को ऐड करके क्यों लिखा, कुछ पोटेंशियल खाली जगह की वजह से होगा और कुछ पोटेंशियल मेटल की वजह से, तो दोनों को V इक्वल टू V1 प्लस V2 लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब E नॉट D माइनस T, ये पता लग गया ना हमने जीरो कैसे पुट किया, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपके सिर्फ ये बचा रह जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देखो जी E नॉट का फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लास्ट क्लास में भी जिक्र हुआ था इसका। E हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, इन प्लेस ऑफ सिग्मा क्या आएगा, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर क्या करना है, कैपेसिटेंस निकाल लिए, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C is equal to Q by V, use that। Now कैपेसिटेंस, बहुत सिंपल डेरिवेशन, कैपेसिटेंस C is equal to Q by V, Q upon V, in place of V Q upon A epsilon naught D minus T, Q से Q कैंसिल हो गया, then C is equal to epsilon naught A, ऊपर चला गया D minus T, this is the final formula, epsilon naught A upon D minus T, this is the capacity of parallel plate capacitor when a conducting slab is introduced between its plates। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब आपको क्वेश्चन में कॉपर दे सकते हैं, सिल्वर दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, ऐसी कोई भी स्लैब अगर आप इसके बीच में डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी में इतना फर्क पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसके अंदर ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं होती तो जो इसकी कैपेसिटी थी और अब जो इसकी कैपेसिटी है, दोनों में क्या फर्क है, इसकी कैपेसिटी पहले के मुकाबले बढ़ गई है या कम हुई है, ये सोचो, सोचिए, ये फॉर्मूले से पता लगेगा आपको। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपने अगर इसके अंदर स्लैब नहीं होती तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला क्या था, विदाउट स्लैब, और ये है विद स्लैब। बताइए दोनों में से किसका आंसर ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर ज्यादा आएगा, पक्का नहीं भाई, ऊपर वाले का आंसर ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो यहां D था सिर्फ, अब आप D में से T माइनस कर रहे हैं, कुछ तो माइनस हो गया, अगर माइनस हो गया तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि T की वैल्यू कुछ तो रखोगे, मान लो D की वैल्यू 4 थी पहले, तो यहां भी 4 रखोगे, और थिकनेस मान लो 1 थी, तो क्या होगा फिर, नीचे तो डिवाइड होगा, इस वाले फॉर्मूले में डिवाइड होगा 4 से, और इस वाले फॉर्मूले में डिवाइड होगा 4 - 1 यानी कि 3 से। तो 3 से अगर डिवाइड करोगे इस पूरे को तो ऑब्वियसली आंसर ज्यादा आएगा 4 के मुकाबले, ठीक है बेटा। तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद भी जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूं इस बात पे यहां पे, hence capacitance increases, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बढ़ जाती है कैपेसिटी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हमारे पास है बिल्कुल सेम चीज है, बस यहां पर अभी जो हमने कंडक्टिंग स्लैब लगाई थी उसकी जगह डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब आपने वाटर भर दिया उसके अंदर, रबर डाल दिया उसके अंदर, कुछ इस तरीके से चीज आपने लगा दी, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आए। लेकिन ध्यान रखो, आपके दिमाग में ये बात सोच सकती है कि डाइलेक्ट्रिक वाला तो केस हमने पिछली क्लास में भी किया था, जहां C इक्वल टू के सी नॉट आ गया था। उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक को दो तरीके से भरा जा सकता है। कैसे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं हेडिंग पुट करूंगा। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इन प्लेस ऑफ कंडक्टिंग, बिल्कुल सेम वेरिएशन है, विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। और ध्यान रखें विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद थिकनेस T लेस देन D। अभी भी थिकनेस जो इसकी T है वो लेस देन D ही है, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है। देखो बच्चे, अगर मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो मैं आपको दो डिफरेंट केस दिखा रहा हूं। अगर इसके बीच के सेपरेशन को तो हम D मानते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भर देता हूं, पूरा भर दिया अंदर, पूरा, कोई जगह नहीं बची, तो जो नई कैपेसिटी होती है वो हो जाती है के सी नॉट। जितनी इसकी पहले कैपेसिटी आनी थी बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, उसका के टाइम्स हो जाती है। के का मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कब, ये कब है, जब ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा भरा हुआ है, बीच में कोई खाली जगह नहीं बची। ओके। दूसरा केस ये है कि आपने डाइलेक्ट्रिक ऐसे लगाया, पता लग गया, इस बार डाइलेक्ट्रिक यहां तो है लेकिन यहां और यहां पे क्या है, एयर, फ्री स्पेस। अब दोनों केस अलग है ना। इस वाले केस में तो सीधे आपको के सी नॉट कर देना होता है, के टाइम्स कर देनी होती है कैपेसिटेंस, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना होता। हम इसी को सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें और उसमें अंतर क्या हुआ, इसमें जो थिकनेस T है ना वो D के बराबर है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब उतना ही बड़ा है जितना इसका गैप है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर थिकनेस T लेस देन D है। दोनों केस अलग अलग है, इसकी थिकनेस कम है जबकि D बड़ा है। तो हम इस वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर थोड़ा अलग आता है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। अब इस डायग्राम में मुझे चेंज क्या करना है, बहुत ही छोटा सा चेंज है। देखो, मैं इसी में हल्का सा करेक्शन कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि आपको भी पता लग जाएगा दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, पिछले वाले और इसमें। देखो जी, नेगेटिव चार्ज पहले की तरह यहां बना दिया मैंने, पॉजिटिव यहां पे था, ये आपके पास स्लैब हो गई, बट दिस टाइम इट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, थिकनेस उसकी T है और ये पूरी D थी। अब इस बार क्या होता है, जब इस पॉजिटिव चार्ज के सामने आप डाइलेक्ट्रिक को लेके आओगे तो क्या होगा, मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस और बढ़ा दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं इसको, है वो T, थिकनेस T है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इंड्यूस होके जो नेगेटिव चार्ज आता है वो आता है यहां, और इस नेगेटिव चार्ज से इंड्यूस होके जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो यहां आता है। अब मुझे बताओ कि लास्ट केस और इस केस में क्या डिफरेंस हुआ। इन द लास्ट केस ये नेगेटिव चार्ज बाहर आया था और ये पॉजिटिव चार्ज भी बाहर आया था। आया इधर नेगेटिव भी था, इधर भी पॉजिटिव भी आया था, लेकिन इट वाज आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज वाज आउटसाइड द स्लैब और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज वाज आउटसाइड द स्लैब। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वजह से यह फर्क पड़ेगा कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेट हो जाएगा, E, इसको मैं EP बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो एक सेट हो जाएगा। पिछली बार कंडक्टिंग स्लैब के केस में 0 था क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो रहा है। चार्ज क्योंकि अंदर इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन चार्ज जब सरफेस पर होता है तो फ्लो कर सकता है, इसलिए तो कंडक्टर चार्ज को फ्लो करा देता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक नहीं कराता। तो चार्ज इंड्यूस हुआ अंदर। अब देखो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब तक एक चेंज आ गया कि पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 था, लेकिन इस बार 0 नहीं है। गॉट इट? ओके। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो मैं दूसरे मार्कर से दिखाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी तो है हमारे पास, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, ऐसे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, दिस इज E0,
ये खाली जगह वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ई नॉट। तो ये ई नॉट आ गया आपके पास, ये भी ई नॉट ही होगा। और अंदर कौन सा आ गया, अंदर ईपी था। ईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, ओके। अब सॉल्व करने का तरीका वही है। कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या चीज आएगी, V का फॉर्मूला था हमारे पास E इंटू डी। दो तरीके के E है, एक तो E नॉट है, और E नॉट कहां वर्क कर रहा है, कितनी जगह पे, E नॉट वर्क कर रहा है सिर्फ इस जगह पे, ये खाली जगह और ये खाली जगह। तो ये पूरा D था, ये D था, तो बच कितना गया, एम्प्टी स्पेस कितना बचा, D माइनस डी। प्लस दूसरा क्या था, EP, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने EP कहा है, और इनटू T। बिल्कुल वही चीज लिखी है मैंने जो कंडक्टिंग में लिखी थी, बस एक ही बात का अंतर हुआ है कि पिछली बार मैंने यहाँ पे E लिखा था और उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी थी। इस बार ये E की जगह EP लिखा है मैंने और उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस आ गया। अब देखो E नॉट इंटू डी माइनस टी इज प्लस, ये मेरे पास आता है E नॉट अपॉन के इंटू टी। अब ये कैसे हो गया भाई, ईपी की जगह E नॉट अपॉन के कैसे लिख दिया मैंने, बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, आपको याद हो कि E अपॉन E नॉट या E नॉट अपॉन E, जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर F नॉट अपॉन F इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करके K आया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये जैसे ये F नॉट अपॉन F होता है, ऐसे ये E नॉट अपॉन E भी होता है, बिकॉज F एंड E आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो यहां पर बस अंतर यह है कि वो E जो था ना, उस E की जगह EP है। तो अगर मैं इसको और इसको साथ लेके सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा, E नॉट अपॉन EP इज इक्वल टू K, जिससे कि EP आ जाएगा E नॉट अपॉन K। ये यहां से निकल के आता है। तो जहां से कूलम्स लॉ आपने स्टार्ट किया था वहीं पर F नॉट अपॉन F इक्वल टू K था, तो E नॉट अपॉन E भी K ही था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्योंकि K क्यों लाना जरूरी है, K इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अरे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K तो आना चाहिए ना फॉर्मूले के अंदर। तो वो कैसे आएगा, वो यहां से रिप्लेस करके आएगा, ताकि K भी इंट्रोड्यूस हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड उस फॉर्म में आ जाए जिससे हम उसको सॉल्व कर सकें। अब देखो, तो फाइनली EP की जगह मैंने E नॉट अपॉन K लिख दिया। अब बहुत इजी है, वेरी इजी, लॉलीपॉप। E नॉट अपॉन K, टेक E नॉट कॉमन, D माइनस टी, प्लस यहां से कितना बचा, T अपॉन K। ओके जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, E नॉट की जगह लिखना है आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल उसी तरीके से। यहां पे देखो D माइनस, इन दोनों में T सेम है, T है ना, T कॉमन आ सकता है। तो अगर इन दोनों में से मैं माइनस का T कॉमन लेता हूं तो यहां लगेगा ब्रैकेट, इसकी जगह आएगा +1, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहां आएगा 1 अपॉन K। ये ध्यान रखना है कि आपने इन दोनों में से T कॉमन लिया है, D माइनस T कॉमन नहीं लिया, सिर्फ T कॉमन लिया है। D तो बाहर था ही, इन दोनों में से माइनस का T कॉमन लिया है। कुछ बच्चे गलती करते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हुए सोचते हैं कि D माइनस टी निकाल लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, T की मल्टीप्लाई इसमें हो रखी है, D माइनस टी की नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप न्यूमेरिकल में गलती करेंगे। तो T दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया, ये तो V आ रहा है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो बिल्कुल वैसे लिखेंगे हम। तो V इज इक्वल टू हमारे पास आता है, सिग्मा की जगह लिखोगे आप चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है, हमें तो इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो बिकॉज C इज इक्वल टू Q बाई V, तो रख दो जी V की वैल्यू, यहां सॉल्व करते हैं। देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V, V का मतलब हमारे पास ये निकाल लिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। ये
देन Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचता है आपके पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे ये बच गया पूरा D माइनस T विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K. This is the final answer for capacity of parallel plate capacitor when dielectric slab with thickness T less than D is introduced between its plates. तो देखो कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर क्या था, कंडक्टिंग स्लैब में आप EP की जगह पे E लिख के उसको 0 लिख देते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में EP को E नॉट अपॉन K लिख लेते हैं. ये EP वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करके आएगा. आपको पता है दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर की ओर नीचे आ रहा है, ये ऊपर की ओर आ रहा है. तो ऊपर वाले जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें से जब मैं इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करता हूं तो जो बचता है ना इसके अंदर वो EP है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बचेगा. वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ना वही आपके पास यहाँ पे EP है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब देखो बच्चे, अब सबसे खूबसूरत बात क्या है, बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बताने वाला हूं. कई बार क्या होता है, 1 मार्कर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर. कंडक्टर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है. सबसे कमाल की बात है, डाइलेक्ट्रिक, अभी मैंने कंडक्टर के लिए आपको अलग डेरिवेशन कराया, डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग डेरिवेशन कराया, लेकिन अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो दोनों को मिला रहा है. What is the value of dielectric constant capital K for conductor? कंडक्टर की जगह कॉपर हो सकता है, सिल्वर भी बोल सकते हैं, कोई भी मेटल बोल सकते हैं, कंडक्टर की जगह मेटल भी बोला जा सकता है. तो इसका आंसर क्या है, चलो देखते हैं. और ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख दूंगा या कह दूंगा उसको ऐसे ही मान लेना है, उसका वेरिफिकेशन भी है, उसको वेरीफाई करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. मैं आपको बता रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल और कंडक्टर इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट होती है, यानी कि उसको कभी पूरी तरीके से चार्ज किया नहीं जा सकता, चार्ज आएगा तो फ्लो करके जाएगा. लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करें, मैथमेटिकल भी तो प्रूफ चाहिए होता है. तो चलो देखो, आपके पास कैपेसिटी का फॉर्मूला कंडक्टिंग स्लैब के लिए जो हमने निकाला आज वो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी. ये किसके लिए था, फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए था. और डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या निकाला, C इज इक्वल टू, ये लिखा फॉर डाइलेक्ट्रिक. वेरीफाई करते हैं इस वाले को, ऊपर वाले को. डाइलेक्ट्रिक मेरे पास था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के. मैं ये कह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंडक्टर के लिए होती है इनफाइनाइट. तो देखते हैं, यानी कि ये क्या है, K है ना, K की वैल्यू इनफाइनाइट में इस फॉर्मूले के अंदर रख के देखता हूं और देखता हूं कि आंसर मेरे पास क्या आता है. 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, सॉल्व करो. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0. तो मेरे पास कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T. 1 माइनस 0 इज 1, 1 की T से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आंसर आया मेरे पास ये आंसर यही तो आया है. ये आंसर एग्जैक्टली वो आ गया ना. इससे क्या प्रूव हुआ कि डाइलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले के अंदर अगर आप K की वैल्यू इन्फिनिटी डालते हो तो आंसर जो निकल के आता है कैपेसिटेंस का वो कंडक्टर वाला आता है. इससे प्रूव हो जाता है कि फॉर कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इन्फिनिटी. ये याद रखना है. अब ये याद रखना क्यों जरूरी है, एक तो मैंने आपको 1 मार्कर क्वेश्चन बताया, उसके हिसाब से जरूरी हो गया. दूसरा क्यों जरूरी है, दूसरा इसलिए जरूरी है आपके पास क्योंकि जब आप हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे ना कैपेसिटर के, कैपेसिटर में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाला है, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में. तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां कहीं कहीं पे मेटल की स्लैब दे देंगे, और जैसे ही मेटल का स्लैब दे देते हैं ना वहां पे 95% बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता. क्यों, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि वहां पर आपको K की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है फॉर्मूले के अंदर, वो बच्चे को याद ही नहीं होता. तो ऐसा हायर ऑर्डर क्वेश्चन में आएगा
कि आपको नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक के साथ कभी कंडक्टिंग स्लैब भी साथ में लगा के दे सकते हैं। तो फिर पूछते हैं नेट कैपेसिटेंस कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन मैं खूब कराऊंगा आपको। कैपेसिटर में होता है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत वैरायटी के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनमें से एक हायर ऑर्डर न्यूमेरिकल इस तरीके का भी बनेगा। बस आपको अगर ये याद है ना कि के की वैल्यू इंफिनिटी रखनी है कंडक्टर के लिए, तो फिर बहुत इजीली क्वेश्चन होगा। डोंट वरी, हो जाएगा आराम से। ठीक है बेटा, तो चलिए दिस इज अबाउट 3 डेरिवेशंस हमने कर लिए मेन जो कैपेसिटर के थे पहले। कौन कौन से? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था C = ε0A/d। ये डेरिवेशन हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर हमने डेरिवेशन किया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब विद थिकनेस C less than d। फिर हमने डेरिवेशन किया किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, ऊपर वाला। ये 3 चीजें, और तीनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही था कि पहले पोटेंशियल निकालो और उसके बाद उस पोटेंशियल के फॉर्मूले को कैपेसिटर के फॉर्मूले में C = Q/V में पुट करो। ठीक बेटा, राइट। चलिए अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब हमें समझना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हालांकि मैं आपको कुछ चीजें और भी करा सकता हूं, या एक काम करते हैं, पहले मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ना करा के इसको नेक्स्ट क्लास में लूंगा। एक छोटा डेरिवेशन मैं आपको कराता हूं, वो है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये सारे डेरिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं सीरीज पैरेलल आपको बाद में पढ़ा सकता हूं, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कभी भी पढ़ाया जा सकता है। ओके, हम पढ़ते हैं फिलहाल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए energy stored between the plates of parallel plate capacitor। यस, इससे पहले बेटा ये टॉपिक मैं शुरू करूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए क्लास 12 के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, और उसमें पता है क्लास 12 के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? क्लास 11th, क्योंकि वो 11th भूल गए होते हैं। और 11th में आप जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, इतना टाइम मिलता ही नहीं कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। क्लास 11th के बेटा मेरे वीडियो सेशन साथ साथ चल रहे हैं, उसके अंदर मैं कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहा हूँ, और उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चैप्टर बाय चैप्टर आते हैं। तो फिलहाल वहां पर अभी मैंने डायमेंशन एनालिसिस खत्म किया है। ठीक है, उसकी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप किसी भी चैनल पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, सुनील कुमार शर्मा के नाम से भी देख सकते हैं, अनिल कुमार शर्मा के नाम, किसी भी चैनल पे आप देख सकते हैं उसको। तो वहां पर आप देखिए, आपको सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे क्लास 11th के। ठीक है, और उसमें बीच बीच में जहां पे लिखा होगा हॉट्स क्वेश्चन, उसे जरूर आप देखें। वो सारे क्वेश्चन उसी लेवल के जैसे आपके जी या फिर नीट के एग्जाम में आते हैं, जे मेंस या फिर नीट के एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के भी मिलेंगे। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 12th के साथ साथ 11th भी देखते रहें, जिससे कि आप बिल्कुल फिट रहें, बिल्कुल परफेक्ट रहें। जैसे ही आपका जेई मेंस या नीट का एग्जाम आएगा तो उसके लिए आप काफी तैयार होंगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप साथ साथ करते रहिए। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका जैसे ही खत्म होता है उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन की। और बेसिकली उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही बताऊं, जैसे कि हम अब ट्राई कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी है कि गूगल मीट के थ्रू हम क्लासेस कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपके डाउट्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं, और उसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट्स दे सकता हूं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन दे सकता हूं जो आप मेरे साथ साथ करेंगे, और उसके साथ हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चीजों को करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्लान मेरे पास सारा कुछ है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ मेरे साथ है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? प्लान। अगर प्लान अच्छा है ना, तो फिर आपकी नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन अगर प्लान ही बेकार है तो बेटा आप कितने भी एफिशिएंट हो, रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो प्लानिंग हमारी है, मेहनत आपकी है। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि आपको पता है बच्चे कि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर का काम क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैपेसिटर? इट स्टोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एनर्जी स्टोर कर रहा है। वो जो एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही डेराइव करना है। और ये बड़े काम आने वाली है। मतलब आगे मैं बहुत सारे डेरिवेशन कराऊंगा जिसमें यही आपको फॉर्मूला काम आएगा।
तो सिंपल सी बात है, ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिया। यहाँ पर आप इसको बैटरी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे आप इसकी अर्थिंग दिखा सकते हैं। ध्यान रखना है, बैटरी और अर्थिंग के सिंबल में अंतर होता है। बैटरी में एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। अर्थिंग में क्या होता है, बड़े के बाद छोटा 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 होता जाता है, ठीक है, और बीच में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, ठीक है। दोनों सिंबल अलग अलग है, ध्यान रखना। अर्थिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्राउंड। इसको बोलते हैं ग्राउंड कर देना। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा। उसने बोल दिया कि द अदर एंड ऑफ द कैपेसिटर इज ग्राउंडेड, तो आपको समझ लेना है कि अर्थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वाज d एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो, मेन बात यह कि मैं भूल गया कि डेरिवेशन कैसे करनी है, मान लो, तो मुझे कैसे याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से किया जाए। दुनिया में जो भी एनर्जी का डेरिवेशन आपको करना हो, कोई भी एनर्जी का डेरिवेशन आपने आज तक किया होगा ना, तो उसमें से 99% ऐसा हुआ होगा कि आपने वर्क डन का कोई फॉर्मूला लगाया होगा और अल्टीमेटली उससे एनर्जी निकाली होगी। अब आप सोच के देखिए, वर्क डन के आपने जो जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कैपेसिटर वाले केस में एप्लीकेबल हो सकता है। बस एक यही चीज सोचनी है, उसके बाद तो डायरेक्शन इजीली हो जाएगा। देखो, वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला है हाफ mv²। इसी वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला mgh हो सकता है अगर ग्राउंड से किसी हाइट की बात कर रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हाफ kx² हो सकता है अगर मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला W = V × Q भी हो सकता है, जहां पे V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और Q का मतलब चार्ज है। अब आप मुझे बताइए, जो 5 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन पांचों में से एक लग जाएगा। और जनरली हम इन फॉर्मूले को जानते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपने कभी ना कभी तो पढ़ ही रखे हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इस केस के लिए बेस्ट फिट बन सकता है? पहले फॉर्मूले की बात करूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का नहीं है, कोई चीज यहां से वहां मूव नहीं कर रही, और फोर्स की हम कैपेसिटेंस के बारे में कई बात ही नहीं कर रहे, तो पहला फॉर्मूला तो गया, लगेगा ही नहीं। v का मतलब है वेलोसिटी, कोई चीज मूव ही नहीं कर रही है तो वेलोसिटी आएगी ही नहीं। mgh का मतलब था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, हाइट का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, जीरो। हाफ kx² स्प्रिंग के लिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से या एलोंगेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं। ऐसा भी कोई केस नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है। W = V × Q, V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और Q का मतलब चार्ज। यही दोनों चीजें तो यहाँ पे हैं, चार्ज तो दिख ही रहा है और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, E = σ/ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पोटेंशियल भी होता है। C = Q/V में जो फॉर्मूला V था हमारे पास, वो पोटेंशियल ही तो था, Q = CV। तो इसका मतलब वो है कि एक यही फॉर्मूला ऐसा है जो कि इस केस के लिए बेस्ट फिट है। ऐसे सोचा जाता है अगर हम भूल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और डेरिवेशन फिर इजी, देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन से शुरू करते हैं नाम हम। स्मॉल वर्क डन इन स्टोरिंग the charge, storing the charge dq between the plates of capacitor। between the plates of capacitor, तो क्या आएगा, dw = v dq। चेक करो, w = v × q होता है तो dw आ गया v × dq, ओके। अब v को क्या लिखना है, q = cv होता है या c = q/v होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, v को क्या लिख पाऊंगा, v = q/c आएगा, तो उस v को मैं लिखता हूं स्मॉल q/c। यहां भी स्मॉल q लिखा था, यहां स्मॉल q लिख लेते हैं, q का मतलब चार्ज ही, उसको आप स्मॉल q से रिप्रेजेंट करिए या कैपिटल q से, स्मॉल q/c dq। अब आपको पता है क्लास 11th में ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है कि हम ऐसा कुछ ले आए हैं, उसके बाद हमारे पास एक ही काम था, क्या था, dw से w लेके आना है, तो इंटीग्रेशन कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग
both sides with proper limits, or integrating both sides with proper limits we get. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw लिमिट 0 to w इज इक्वल टू 1/c कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो तो लिखा होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैन का जो कंडेंसर होता है उसके ऊपर 15 माइक्रोफैराड लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c फिक्स है, कैपेसिटेंस फिक्स है। तो ये तो जो फिक्स होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, 1/c बाहर आ गया। इंटीग्रेशन हो गया q dq का, लिमिट पुट कर दीजिए आप 0 से कैपिटल Q, मान लिया कैपिटल Q तक वो चार्ज होता है, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/c, Q का जब इंटीग्रेशन करेंगे यू विल गेट Q स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू कैपिटल Q, ठीक है। Q स्क्वायर, मैं चलो उसको ऊपर लिख देता हूं, शायद थोड़ा ज्यादा लिख दिया मैंने, आई एम राइटिंग इट हियर। देखिए, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/c, Q स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू कैपिटल Q। तो फिर 1/2c हो जाएगा, 2 बाहर ले आओ, एक बार स्मॉल q की जगह कैपिटल Q पुट करोगे तो Q स्क्वायर आएगा, फिर माइनस साइन, फिर एक बार इसकी जगह 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर। तो कितना आ गया W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। अब इस वर्क डन से हुआ क्या, इस वर्क डन से आपने क्या किया, चार्ज कर रहे हो कैपेसिटर को, वर्क हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, इस वर्क डन ने अल्टीमेटली कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एनर्जी को स्टोर कर दिया। तो एज दिस वर्क डन स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या लिखेंगे हम इसको, as this work done stores potential energy between plates of capacitor, hence energy stored U is equal to Q स्क्वायर अपॉन 2c। एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। और भी इसके फॉर्म्स हैं, इसमें से कोई दूसरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखो इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, ऑल्सो एज Q इज इक्वल टू CV, एक ये फॉर्मूला भी होता है। तो U इज इक्वल टू Q की जगह मैं लिखता हूं CV होल स्क्वायर अपॉन 2c। तो क्या आ गया 1/2c इंटू c स्क्वायर v स्क्वायर, c से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो u इज इक्वल टू आ गया आपके पास हाफ cv स्क्वायर, u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं, हो सकता है इधर क्यों ये दिखाई ना दे रहा हो आपको। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो 99% केस में पहला आंसर ये होना चाहिए हाफ CV स्क्वायर। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ी बात है, मैं बताऊंगा आपको। एक तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई, एक ये फॉर्म आ गई, मतलब एक फॉर्म आ गई चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में, एक आ गया कैपेसिटेंस और वोल्टेज की फॉर्म में। एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो क्या होगा, उस फॉर्मूले के अंदर मैं V को लिख सकता हूं, V कितना आएगा Q बाई C, Q बाई, देखो हमारे पास Q और C की फॉर्म में आ गया, C और V की फॉर्म में आ गया। अब क्या बचता है, तीन चीजें मेरे पास, Q C और V, Q इक्वल टू CV। जो पहला फॉर्मूला था मेरे पास वो Q और C की फॉर्म में आ गया, दूसरा फॉर्मूला था मेरे पास C और V की फॉर्म में आ गया, तीसरा क्या बचा, Q और V की फॉर्म में। तो Q और V की फॉर्म में अगर करना है तो V को तो छोड़ देते हैं, C को हटाते हैं। C की जगह क्या आएगा, C इक्वल टू Q बाई V आएगा, Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। इन तीनों फॉर्म के अलग अलग यूज हैं,
तो U इज इक्वल टू आ जाता है हाफ QV। दिस इज द लास्ट फॉर्मूला फॉर दिस। तो ये तीन फॉर्मूले निकल के आ गए, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड U इज इक्वल टू हाफ QV। ये तीन जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों का आपको यूज करना है। ये शायद आप नहीं देख पा रहे तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि हमने जो फाइनल फॉर्मूला निकाला अभी लास्ट में, वो था हमारे पास U इज इक्वल टू हाफ QV। जी, ये तीन फॉर्मूले। अब मैंने आपसे कहा कि इन तीनों फॉर्मूलों में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो है ये U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये आपका क्वेश्चन है आज का, जो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आउट ऑफ दीज थ्री। ठीक है बेटा, राइट। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे सोच के बताइए इसका आंसर, और गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कोई खास फायदा है नहीं इसका, क्योंकि इसका ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई वैसा सोल्यूशन हो। इसको ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल है। हो सकता है आंसर मिल भी जाए बट नॉट श्योर। तो आप खुद से सोचिए कि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा इन तीनों में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। हम करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो इसी फॉर्मूले से, इसी डेरिवेशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ के है, 3-4 लाइन का होता है, बहुत इजी होता है, उसे हम करेंगे। और लेकिन उसके बाद जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो जबरदस्त और कह सकता हूं डेंजरस पार्ट है। डेंजरस पार्ट का मतलब ये है कि अगर उसको आप ढंग से कंसेप्ट से नहीं समझे तो आपसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और वो होगा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए और बहुत हिम्मत से, बहुत जोश से आप पढ़ें, ठीक है। और लगातार चीजों को रिवाइज करते रहें, और क्लास 11th को भी साथ साथ रिवाइज करते रहें। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की वीडियो अवेलेबल है क्लास 11th की, आप साथ साथ रिवाइज करते रहें ताकि वो आपकी हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।